नमस्कार दोस्तों, टेट पॉसिबल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो आज के भाग में हम जो देखेंगे, चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला के परिचय से। तो वर्णमाला के परिचय तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात अगर हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में सजा दें तो उसे कहेंगे वर्णमाला। या वर्णमाला किसी भी भाषा की हो सकती है। यहाँ पे हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो ये हिंदी वर्णमाला में हिंदी के वर्णों को व्यवस्थित रूप से सजाया जाता है या रखा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है तथा सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण तथा सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। यहीं पर एक और सवाल आता है कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वह होती है शब्द। तो मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वो होती है शब्द। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, कभी कभी वर्ण को ध्वनि भी कह दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हिंदी वर्णमाला की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसमें कुल 52 वर्ण माने गए हिंदी वर्णमाला के लिए। अब चलिए देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। तो ये हिंदी की वर्णमाला दी है, इसको हम वर्गीकृत करते हैं स्वर तथा व्यंजन में। तो स्वरों की परिभाषा क्या होती है? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं स्वर कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाएं, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब समस्या ये आई कि ये लोग कहाँ गए? बाकी सबको तो हमने बांट दिया, अंग और आ का क्या करें? तो इन दोनों को कहते हैं हम अयोगवाह वर्ण। तो ये हो गया स्वर व्यंजन और ये हो गए अयोगवाह। तो व्यंजनों का थोड़ा और वर्गीकरण कर लिया जाए, थोड़ा विधिवत। तो हम इनको कुछ वर्गों में बांटते हैं। जरा हाँ, अयोगवाह की परिभाषा भी देख लेते हैं। ये वर्ण स्वर ध्वनियों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित किए जा सकते हैं, अपितु व्यंजनों की भांति उच्चारित होते हैं, यानी कि स्वरों पर आश्रित होते हैं। अब देखते हैं नया वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को हम कुछ वर्ग में बांटते हैं। जैसे कि पहला हो गया का वर्ग, उसके बाद आएगा चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग और उसके बाद पा वर्ग। मतलब का वर्ग में आएगा का ख ग घ अंगा, उसके बाद चा वर्ग में आएगा च छ ज झ ञ। इस तरीके से ये हमारे पास 5 वर्ग हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं या रा लावा, इनको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। या रा लावा को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है शा शा सा और हा, इनको कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। इसके बाद बचे 3 शा त्र ज्ञ, इनको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। इसके साथ साथ एक और संयुक्त व्यंजन होता है श्रा, जिसकी जानकारी अगली वीडियो में पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वर्गीकरण को थोड़ा और विस्तार से देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा है। तो पहले पढ़ लिया स्वर तथा व्यंजन। स्वरों को बांटा जाता है 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रिक स्वर होते हैं, यानी और इसके बाद दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर तथा प्लुत स्वर होते हैं त्रिमात्रिक स्वर। उच्चारण की बात करें तो उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है। इसमें लगता है सबसे कम समय। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। तो अब ये भी देख लें कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत किन किन स्वरों को रखा जाता है। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है अ ई उ री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वरों के अंतर्गत रखा जाता है आ ई उ ए ऐ ओ औ। इसके साथ साथ प्लुत स्वर का एक उदाहरण है ओम, ये हो गया त्रिमात्रिक स्वर। चलिए ये तो हो गया स्वरों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं कुछ इस तरीके से: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त और उच्छिप्त। स्पर्श के अंतर्गत किनको रखते हैं? कौन कौन से व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं? तो जी अभी हमने देखा है पीछे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में जितने भी व्यंजन थे वो सभी स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। मतलब जितने भी वर्ग थे, 5 के 5 वर्ग के सभी जितने भी व्यंजन थे वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद अंतस्थ, अभी देखा था अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं या रा ला और
वा। अब ऊष्म के अंतर्गत आता है, कौन से ऊष्म के अंतर्गत भी अभी देखा था हमने, क्या आता है, शा, शा, सा और हा। इसके बाद आगत, के अंतर्गत आता है जा और फा। ये मूल रूप से हिंदी वर्णमाला के शब्द नहीं है, ये फारसी वर्णमाला से हिंदी वर्णमाला में लिए गए हैं। इसके बाद संयुक्त, कौन कौन से व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन है, अभी हमने पढ़ा पीछे देखा था, श, त्र, ज्ञ और श्रा, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयुक्त होने से बनाए गए हैं। और कौन कौन से व्यंजन से बने हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण है ड़ा और ढा। तो ये हो गया विस्तार से हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। चलिए अब आगे देखते हैं कि उच्चारण के स्थान पर इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं कि कौन कौन से स्वर कंठ से यहाँ उनका उच्चारण होता है। अ, आ तथा अह का उच्चारण कंठ से होता है। तालु से उच्चारण होता है ई तथा ई का। मूर्धन्य से उच्चारण री का होता है। ओष्ठ से यानी कि होठों से उच्चारण ऊ तथा ऊ का होता है। कंठ तालु, कंठ और तालु जिसमें दोनों स्थानों का योगदान होता है वो होते हैं ए और ए। कंठोष्ठ ओ और ओ। नासिका यानी नाक में अंग। तो ये हो गया उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये याद रख लेना है क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से याद रख लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया स्वरों का वर्गीकरण। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहले देखते हैं कंठ से कौन कौन से व्यंजन। कंठ से जिनका उच्चारण होता है, का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। याद रखने के लिए है, का यहाँ पे है, का यहाँ पे, तो का उच्चारण कंठ से होता है। का वर्ग कंठ से। चा वर्ग तालु से। टा वर्ग मूर्धन्य यानी मूर्धा से। ता वर्ग दंत्य। पा वर्ग ओष्ठ। अब का वाला तो कंठ से याद हो गया, ऐसे ता वाला दंत से याद रख लेना। इसमें ता आ रहा है तो इसमें भी ता आ रहा है। ऐसे ही कुछ कुछ अपने आप याद रखने की कोशिश करना और ये भी याद रखना है क्योंकि ये सब परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है यानी कि पंचाक्षर वो नासिक होता है। नासिक यानी जिसका उच्चारण नाक से होता हो। यानी कि का वर्ग में तंगा, चा वर्ग में या, टा वर्ग में ड़ा, ता वर्ग में ना तथा पा वर्ग में मा। ये पंचाक्षर हैं यानी कि नासिक वर्ण है। इसके बाद बचे या, रा, ला, व, शा। शा और सा, हा का इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हो गए तालु से। तालु से उच्चारण होता है या तथा शा का। उसके बाद हो गया मूर्धा से उच्चारण किसका किसका होता है। मूर्धा से उच्चारण होता है रा, ला तथा शा का। उसके बाद वा का उच्चारण होता है दंतोष्ठ यानी दांत तथा ओष्ठ दोनों का योगदान होता है इसमें। उसके बाद दंत से उच्चारण होता है सा का। उसके बाद बचा हा। हा का उच्चारण होता है कंठ से। तो ये तो हो गया उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए अब कुछ परिभाषा और देख ली जाए। सबसे पहली परिभाषा है अघोष तथा सघोष ध्वनियाँ या वर्ण। तो सबसे पहले तो देखते हैं सघोष ध्वनियाँ कौन होती हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकार उत्पन्न होती है उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। चलिए ये तो अगर आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो कोई बीटीसी का या बीएड का तो उसके लिए याद रखना ज़रूरी है। लेकिन एग्ज़ाम में कैसे आएगा, यानी कि अगर टेट की बात करें तो उसमें कैसे आएगा, पूछेगा कि अघोष ध्वनियाँ या सघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण हा तथा जितने भी ऊष्म व्यंजन थे, ऊष्म कौन से थे, शा, शा, सा और हा, मतलब कुल हो गए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हा, उसके बाद बचा शा, शा, सा, हा। ये हो गए सघोष ध्वनियाँ, मतलब इनको बोलने में स्वरतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। उसके बाद अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, जिनमें कंपन या झंकार उत्पन्न ना हो। सीधी सी बात है, अघोष ध्वनियाँ। इसके अंतर्गत आता है प्रथम, द्वितीय, मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण तथा अंतस्थ। अंतस्थ कौन से थे, या, रा, ला और वा। चलिए देख लेते हैं।
ये वर्ण आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें कौन कौन से देखिए, तृतीय चतुर्थ पंचम, सगोश दुनिया ढूंढनी हो तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो ये जितने हो गए तृतीय चतुर्थ पंचम, इनको कहेंगे सघोष ध्वनियाँ। इसके साथ साथ स श, ये दोनों और ये दोनों, ये भी हो गए सघोष। और हाँ, ये तो हो ही गया पूरा जी, इतने हो गए सघोष ध्वनियाँ। बाकी जो बच गए हैं वो हो गए, ये हो गया, ये हो गया अघोष ध्वनियाँ, यार अलावा ये हो गए अघोष ध्वनियाँ। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। अब आगे देखते हैं अल्प प्राण तथा महाप्राण। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण कहलाती हैं तथा कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, कम हवा निकले उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। प्राण का मतलब यहाँ पे वायु से है, मतलब जिनके उच्चारण में कम वायु निकले वो हो गए अल्प प्राण, तथा जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकले वो हो गए महाप्राण। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब जितने विषम वाले हैं वो, तथा इसके साथ साथ अंतस्थ, अंतस्थ कौन से थे, या, रा और ला, ब, ये सारे हो गए अल्प प्राण। तथा दूसरा वाला प्रत्येक वर्ग का तथा चौथा वाला, इसके साथ साथ यहाँ पे ये गलती हो गई है, इसको उष्म कर लीजिए, ये हो गए महाप्राण। इसी तरीके से आप फिर से हम इस वर्णमाला में इनको वर्गीकृत कर देते हैं। तो वर्णमाला में हो गया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा वर्ग, ये हो गया चौथा वर्ण, ये हो गया पांचवा वर्ण। तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये पांचवा वर्ण, ये हो गया पांचवा वर्ण, ये हो गए अल्प प्राण। बाकी जो बचे वो हो गए महाप्राण। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो जितना भी अभी तक का पढ़ाया उसको याद रखना है, आगे के लिए दूसरी वीडियो जल्दी ही आए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।